हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आगामी आने वाली 72वीं और बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, पंचायत ऑडिटर परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने आज से करेंट अफेयर्स सीरीज शुरू किया है। इस यूट्यूब चैनल पर पहले से जनवरी मंथ का करेंट अफेयर्स अपलोड है। अगले कुछ दिनों में हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून मंथ का करेंट अफेयर्स इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। करेंट अफेयर्स की महत्ता दिनों दिन सभी प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ते जा रही है। हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी हर एग्ज़ाम में बदलता जा रहा है। खास करके बिहार के पिछले सभी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ा है और इसका पूछने का पैटर्न भी बदला है। और इसके लिए हम जो है एक विशेष सीरीज आज से चलाना शुरू किए हैं और इसमें आपको जितने भी प्रतियोगी और मैगज़ीन आती है उस सभी मैगज़ीन के सारांश को हमने इसमें शामिल किया है। आज के इस जो करेंट अफेयर्स का सीरीज आएगा इसमें हमने क्रॉनिकल जो मंथली मैगज़ीन आती है उस क्रॉनिकल मंथली मैगज़ीन को भी शामिल किया है। क्रॉनिकल मंथली मैगज़ीन को, प्रतियोगिता दर्पण पीडी को और कई सारे जो कोचिंग संस्थान अपना मैगज़ीन निकालती है उन सारे मैगज़ीन को पढ़ने के बाद जो निचोड़ लगता है कि ये मुख्यतः करेंट अफेयर्स है जो कि एग्ज़ाम में आएगा, ये सिविल सर्विस से लेके वनडे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरा साथ देखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस करेंट अफेयर्स सीरीज को रिवीजन करने के बाद पिछले 6 मंथ के करेंट अफेयर्स से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपका प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है गूगल, सर्च इंजन है गूगल की एक डीप माइंड टीम है, कंपनी है, उसी की सब्सिडरी है। अल्फा जीनोम नामक एक एआई मॉडल विकसित किया है। जैसे आपने गूगल जेमिनी का नाम सुना है, चैट जीपीटी का नाम सुना है, उसी तरह से एक गूगल ने अल्फा जीनोम नामक एआई मॉडल विकसित किया है जो डार्क जीनोम को समझने में मदद करेगा। डार्क जीनोम मतलब होता है कि जैसे हम लोग के शरीर का जो जीन है, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का जीन डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल से बना हुआ है और इसमें जीन जो है जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है एटीजीसी, ये सब एक दूसरे से बना हुआ है। तो कहा जाता है कि हमने अभी तक जीनोम का जो हिस्सा होता है वो 2% प्रोटीन का बना होता है, बाकी 98% जीनोम जो होता है वो डार्क जीनोम है या जंक जीनोम है जिसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो उसके पढ़ने के लिए जो है ये क्या करेगा, एआई का मदद लिया जाएगा। तो ये हेल्थ के सेक्टर में बहुत उपयोगी होगा और बहुत सारे बीमारियों के इलाज में सहयोगी होगा। अगला है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी से भारत का इसरो है, वैसे ही अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी है ने गैलीलियो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यान भेजा था अमेरिका ने। अंतरिक्ष यान का नाम है गैलीलियो से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बृहस्पति, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ने के चंद्रमा यूरोपा की सतह पर अमोनिया उपस्थिति का पता लगाया। अमोनिया उपस्थिति है कि मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पे पौधा और जो अमोनिया रहते हैं वो संश्लेषित करते हैं, तो इसका मतलब सब कहा जाता है कि भविष्य में इस पर जीवन की संभावना हो सकती है। राकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष पहले आप लोग सुने होंगे, अभी अजित पवार थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उनका महाराष्ट्र में बारावती में प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया, अजित पवार। तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनित्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? सुनित्रा पवार जी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। माता वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो माता वैष्णो देवी कटरा में स्थित है, में देश का पहला देवी संग्रहालय बनेगा, यानी माता जी का संग्रहालय बनेगा। यहाँ देश के जितने भी शक्तिपीठ है, पूरे भारत में कितना शक्तिपीठ है? 52 शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि जब सती का भगवान शिव ने वध किया था तो उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे उन सभी अंगों को मिलाकर 52 शक्तिपीठ स्थापित किए गए।
तो उन सभी शक्तिपीठों और देव तीर्थों की फोटो, प्रकृति, तस्वीर और उनसे चीज़ें जो भी जुड़ी रहेगी उसको इस देवी संग्रहालय में रखा जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगला है, जो मतलब रहने के लिए कितना कौन कहाँ खर्च आता है, उसको जारी किया है सर्बिया का डेटा प्लेटफॉर्म नम्बियो ने। तो नम्बियो जो जारी किया उसके द्वारा, तो उसके अनुसार म्यूनिख जो है जर्मनी का शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है और मुंबई इस मामले में 445वें स्थान पर है और भारत का सबसे महंगा शहर है। वहीं दिल्ली दूसरा भारत का सबसे महंगा शहर है। और भारत का सबसे सस्ता शहर कौन है? तमिलनाडु का कोयम्बटूर भारत का सबसे सस्ता शहर, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम लोग जानते हैं साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर अमेरिकन ओपन। तो उसमें जो पहला साल का ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका खिताब जो है महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलिना रबेकिना ने जीता। किसको हराया? आर्यन सबलेंका बेलारूस की है, उसको हराकर। और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन हैं उन्होंने किसको हराया? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यूनानी चिकित्सा पद्धति, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आयुष, मतलब जो भारत सरकार का एक है मंत्रालय आयुष, AYUS। तो आयुष में योगा, सिद्ध, होम्योपैथी, यूनानी। तो उसी तरह से यूनानी एक चिकित्सा पद्धति होती है, उसको पढ़ाने के लिए हिंदी में पाठ्यक्रम जारी करने वाला राज्य पहला मध्य प्रदेश है। उसी तरह से MBBS को भी हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो इसको बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र से VVG रामजी को निरस्त करने वाला, जैसे भारत सरकार ने जो है मनरेगा जो 2005 का अधिनियम था, जो 2 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, 2009 में उसका नाम बदल के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। उसमें सालों भर काम दिया जाता था, 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन इसमें VV राम जी में 120 दिन 125 दिन काम की गारंटी है। लेकिन मनरेगा पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी, मतलब उसका सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी। लेकिन जो VVG राम जी लाया गया है ये केंद्र सेक्टर योजना है, मतलब इसमें केंद्र को भी पैसा देना होगा, राज्य को भी पैसा देना होगा। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है विधेयक पारित किया कि हम अपने यहाँ मनरेगा को VVG राम जी को लागू नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग मनरेगा को ही चलने देंगे। DRDO भारत सरकार का आयुष मतलब उद्योग के क्षेत्र में, आयुध निर्माण के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में खोज अनुसंधान और निर्माण करने वाला इकाई है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है। इसके उड़ीसा में एकीकृत रेंज चांदीपुर है, टेस्टिंग रेंज है। जैसे भारत में मिसाइल का जो परीक्षण है वो आप लोग दिया उपग्रह का प्रक्षेपण जो है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। उसी तरह से मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया जाता है। तो वहाँ से जो है भारत उच्च गति का मिसाइल प्रणोदक प्रणाली से सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। SFRT तकनीक विशेष रूप से लंबी दूरी के वायु से वायु मिसाइल के लिए विकसित की गई है, जो अधिक गति, बेहतर मारक क्षमता और लंबी रेंज प्रदान करता है। तो पूछेगा किसने सफल परीक्षण किया? DRDO ने। कहाँ से? उड़ीसा के एकीकृत चांदीपुर रेंज से। अगला है 13वां खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान में के बीच में। और आजकल एक ट्रेंड पूछते जा रहा है कि ये कितना नंबर का था? 13वां नंबर का था। कहाँ हुआ? असम के मिसीमारी में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्रेफेड पुरस्कार, इसको भूविज्ञान जियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। इसको स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, यही संस्था नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स के क्षेत्र में देती है। तो वही स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा क्रेफेड पुरस्कार भूविज्ञान का नोबेल दिया गया। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह, 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, तो वहाँ उनको N बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वो इस्तीफा दिए थे, तो राष्ट्रपति शासन लगा था। उनके कुछ लगभग 1 साल बाद जो है तो वहाँ के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। ग्लोबल टीचर पुरस्कार रूबल नागी जी को मिला है। ये वर्की फाउंडेशन द्वारा मुंबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये पुरस्कार दिया गया था। आपसे भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। किसने आयोजित किया? तो वर्की फाउंडेशन ने। तो और यहाँ ग्लोबल टीचर पुरस्कार किनको मिला? तो रूबल नागी जी को। कितना पुरस्कार राशि दी जाती है? 10 लाख रुपया।
अगला है संयुक्त राष्ट्र की एआई पर बनी एक समिति कि एआई का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। उसके लिए एक समिति बनी है, उसमें आईआईटी के एकमात्र प्रोफेसर को शामिल किया गया है, जो 40 देशों के विश्व के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। तो ये हैं प्रोफेसर बालारमन रविंद्रन, इनको आप लोग याद रखिएगा। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2026 भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया पाकिस्तान की सीमा पर, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा जो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक है उसके आसपास किया गया। अंडर 19 वनडे पुरुष विश्व कप 2026 यहीं से वैभव सूर्यवंशी चमके थे। आयोजन स्थल इसका जिम्बाब्वे तथा नामीबिया में हुआ था। इंग्लैंड को हराकर भारत 6ठी बार जीता और भारत सबसे सफल टीम इसके साथ ही हो गया है, क्योंकि भारत अंडर 19 विश्व कप 6 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को मिला। भारत के कप्तान कौन थे? आयुष महात्रे थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी तक की प्रहार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3, तो आपसे पूछेगा अग्नि 3 मिसाइल कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक है कि क्रूज है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। थाईलैंड मास्टर सुपर 300 सिंगल्स, ये टेनिस का एक खिताब है, उसका खिताब देविका सिहाग ने जीता। चंद्रयान की सफलता के बाद चंद्रयान 3 का जो सफलता हुआ था वो भारत सरकार का 14 सितंबर को उतरा था। तो भारत सरकार ने तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा की सतह पर एक जगह का खोज इसरो ने कर लिया है कि हम जो है प्रयास करेंगे कि चंद्रमा का इसी स्थल पे चंद्रयान 4 का सुरक्षित लैंडिंग किया जाए, और उसके अनुसार अभी से लेके उस स्थान का क्या स्थिति है, कैसा उसका आंतरिक संरचना है, उस पर चंद्रयान को यदि लैंड करवाएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए मॉन्स माउंटेन नामक स्थान का चयन किया है, जो चंद्रयान के लैंडिंग के लिए सुरक्षित है। चंद्रयान 4 इसरो तथा जापान की जो संयुक्त जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, उसके संयुक्त अन्वेषण मिशन ये है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लिरोथेमिस केरलियंसिस, यहाँ केरलियंसिस मतलब केरल हो गया, तो केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की एक नई तितली की प्रजाति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने मिस्र में राजाओं की घाटी के उच्च सुरक्षा वाले शाही मकबरे के अंदर 2000 वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख का खोज किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में भारत से बाहर तमिल ब्राह्मी लिपि में शिलालेख की खोज कहाँ की गई है? तो कहाँ किया गया? मिस्र में, मिस्र के राजाओं की घाटी में उच्च सुरक्षा वाले शहर में। मिस्र की सभ्यता, जिसको रोम इटली की सभ्यता कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसको वहाँ कहा जाता है, जो कि बाद में मिट गया, तो रोम की सभ्यता वाले शहर के अंदर ही तमिल और ब्राह्मी लिपि में शिला अभिलेख की खोज हुआ है। तो ये अभिलेख जो तमिल और ब्राह्मी लिपि में मिला है, तो ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में इन लोगों का एक दूसरे से व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे। ब्राह्मी लिपि अभी भी भारत की सबसे प्राचीन लिपि को ब्राह्मी लिपि माना जाता है, और जो अशोक के शिलालेख थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, तो इससे प्राचीन समय में प्राकृत भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मुंबई का जो कोस्टल जोन है, तटीय इलाका है जो समुद्र के साथ लगा हुआ है, वहाँ भारत का प्रथम म्यूजिकल जोन बन गया है। यह दुनिया की 5वीं ऐसी सड़क है और भारत का प्रथम है, मतलब उसके आसपास आप चलते हैं तो वहाँ पे आपको म्यूजिक सुनाई देंगे, तो उसको म्यूजिकल रोड कहा गया। हमारे ओम बिरला साहब जो हैं विपक्षी सांसदों ने, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उनके खिलाफ अनुच्छेद 94C, आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 94C का संबंध किससे है? तो ओम बिरला जी के, मतलब ये लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया से है। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 50 सांसदों द्वारा लिखित रूप से पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। इन्हें साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत मतलब हो गया कुल स्ट्रेंथ 50+1, यानी उतना लोग वोट दे दिया तो ये ओम बिरला जी हट जाएंगे, लेकिन ये हटे नहीं, क्योंकि ये प्रस्ताव ही अस्वीकृत घोषित कर दिया गया था। तो विपक्षों ने इनको हटाने का प्रयास किया था। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा, ये संसद के रूप में शपथ लेते हैं, और इनको जो है बाद में लोकसभा के सदस्य के लोग अपने में से ही जो है इसको अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके
याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है राष्ट्रपति तय करते हैं। ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। दिल्ली सरकार ने जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाडली योजना चलाई थी, उसकी जगह दिल्ली लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की। इसके तहत जो है क्या मिलेगा, एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को 1.20 लाख रुपया दिया जाएगा। और दिल्ली में जो लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना जो भी वहाँ शुरू हुआ, तो उसके तहत जो अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त में पैसा देते थे कुछ, उसके बाद जो पैसा मिलने का वादा वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री ने किया था, वो अभी तक मिला नहीं। याद रखिएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये बताता है कि किस देश में संस्थागत भ्रष्टाचार किस तरह का और कितना है। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें सबसे ईमानदार देश 182 देश ने भाग लिया, उसमें डेनमार्क है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान और सोमालिया है। और भारत का स्थिति 91 है। हालांकि 2025 में 96 था, तो थोड़ा सुधार हुआ। 0 अंक सबसे अधिक भ्रष्ट देश और 100 अंक अत्यधिक ईमानदार देश की बात करता है। तो इसको याद रखिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और भारत को 91वां स्थान मिला है। अगला है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ने क्लीन एनर्जी एक्सेस नेटवर्क, ये क्लीन नामक एक संस्था है के सहयोग से नई दिल्ली में इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी समिट का आयोजन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी समिट IDRE 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य थीम क्या था कि महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत नवीकरणीय योजना पर भारत में शामिल किया जाए, कि सेंट्रलाइज तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब ना तो ऊर्जा का संकेंद्रण किसी खास संस्था, किसी खास व्यक्ति या कास्ट के पास हो, और ना ही नवीकरणीय ऊर्जा एक प्रकार का हो, बल्कि उसमें वैरायटी हो, जैसे बायोमास हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, सभी प्रकार के क्लीन एनर्जी हो। उसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहल किया है। इंडिया AI समिट हम लोग जानते हैं, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो कुत्ता वाला डॉग वाला मामला हुआ था, वो इसी समिट में हुआ था, इंडिया AI समिट। ये याद रखिएगा, ये समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में 18 से 19 फरवरी को हुआ था। और हम इसमें विषय वस्तु और दार्शनिक आधार इसका था सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाय, मतलब ये ऐसा हो कि यानी इसका दार्शनिक आधार है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब कि सभी के लोगों का कल्याण हो और सभी के हित के लिए, यानी AI ऐसा बनाया जाए जो सभी का हित करे और सभी उससे सुखी प्राप्त करे। भारत सरकार ने, इसको याद रखिएगा, आपसे बदल के कुछ ये 3 ऑप्शन दे सकता है। 3 सूत्रीय स्तंभ भारत सरकार ने पेश किए, पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। इसमें से 3P अवधारणा इसको कहा जाता है। अब आपसे पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस, लोग, ग्रह और प्रगति, अब इसकी जगह आपको प्लेनेट की जगह आपको अर्थ दे देगा या कुछ और दे देगा। 3P की जगह इसमें प्रोग्रेस में प्रोग्राम दे देगा। तो ये आपसे बदल के जो है आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 3P अवधारणा इसमें इंडिया AI समिट में दिया गया। साथ ही साथ भारत सरकार ने 7 स्तंभ दिए। तो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे 7 स्तंभ के बारे में नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा स्तंभ था, कौन सा स्तंभ नहीं था, लेकिन कार्रवाई के 7 स्तंभ दिए गए थे, ये पूछा सकता है। इससे पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडिया AI समिट का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो पहला कथन सही है। इसमें 3 स्तंभ और 7 कार्रवाई के स्तंभ, इसमें 3 सूत्र और 7 कार्रवाई के स्तंभ दिए गए, दूसरा कथन भी सही है। इसमें फिर अगला जो है मानव पहल या मानव फ्रेमवर्क की चर्चा किया गया था कि AI शासन किसके अनुसार होना चाहिए, तो मानव पहल या मानव फ्रेम के अनुसार होना चाहिए। तो आपसे मानव में किसी एक चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। M से मोरल एंड इथिकल सिस्टम, A से अकाउंटेबल एंड गवर्नेंस यानी जवाबदेह शासन, N से नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता की बात है, S होगा एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव SI, मतलब सभी के लिए आसान हो, सुलभ और समावेशी हो। और अगला है V से वैलिड एंड
लीगमेट सिस्टम मतलब विश्वसनीय और वैध हो, ये मतलब ये नहीं है कि गलत तरीका से साइबर फ्रॉड एआई के जरिए किया जाए। तो ये, और इसको जारी किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के द्वारा, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, तो ही अश्वनी वैष्णव जी इसके मंत्री हैं। अब अगला है, भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यूडीए कहा जाता है, और ये एक सोनोबॉय, इसको कहा जाता है सोनोबॉय के उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर सोनोबॉय बनेगा। सोनोबॉय है क्या, तो सोनोबॉय पनडुब्बियों पर नज़र रखने और समुद्र के भीतर के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सोनोबॉय ये पनडुब्बियों पर नज़र रखता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा सोनोबॉय क्या चीज़ है। अगला है इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे, आईसीई गेटवे इसको कहा जाता है, और फिर सीबीआईसी केंद्रीय व प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये दोनों को मिल के ने जो है को भारतीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल है। आईसी गेट क्या है, तो वो सीबीआईसी का एक गेटवे है, एक पोर्टल है, जिसका मेनली काम क्या रहता है, तो भारतीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल जो व्यापार, कार्गो वाहक और अन्य व्यापारिक भागीदारों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से ई फाइलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। तो पूछेगा आईसीई गेट किसने लॉन्च किया, तो आपसे दे सकता है सीबीडीटी ने लॉन्च किया, सीबीआईसी ने लॉन्च किया, आपसे पूछ देगा सेबी ने लॉन्च किया या आरबीआई ने लॉन्च किया। ऐसे देख लीजिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, बिना पढ़े आप कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला एक मेनली इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघवाद में मासिक जो महिलाओं को मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म स्वच्छता, उसके समय में गरिमापूर्ण स्वस्थ जीवन, मतलब उस समय महिलाओं को स्वच्छता तक पहुँचो, मतलब उस समय उनको बेहतर सैनिटरी नैपकिन मिले, बेहतर मतलब सुविधाएं मिले, उसके तक पहुँच को संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना, जीवन की गरिमा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार के तहत। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स है, आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा सकता है कि गृह मंत्रालय ने प्रहार नामक भारत की पहली समग्र आतंकवाद रोधी नीति का अनावरण किया था। आपसे पूछेगा प्रहार क्या है, तो यह एक समन्वय रूप से आतंकवाद के सभी रूप, चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, आतंकवाद हो, चाहे देशी आतंकवाद हो, आतंकवाद को फंडिंग हो, आतंकवाद को सूचना देना हो, आतंकवाद से जुड़ी हिंसा गतिविधि हो, सब के प्रति सहिष्णु और सिद्धांत को औपचारिक रूप देता है कि मतलब शून्य सहिष्णु, मतलब किसी भी प्रकार को उससे टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्रहार नामक भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति। अगला है सी बॉक्स पहल, SHEC बॉक्स, ये है SHEC बॉक्स पहल। ये सी मतलब होता है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स पोर्टल। इसको शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पॉस अधिनियम 2013 के प्रभावी किया, मतलब पॉस अधिनियम मतलब होता है कार्यस्थल पर जहाँ भी वर्किंग प्लेस है, जहाँ किसी उद्योग में, फैक्ट्री में, कोचिंग संस्थान में, स्कूल में जहाँ महिलाएं पढ़ाती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा नहीं किया जाए, उसके खिलाफ पॉस एक्ट किया गया था, उनका प्रत्यर्पण नहीं हो। भारत में विशाखा गाइडलाइंस 1993 आया था, इसको विशाखा केस राजस्थान वाद कहते हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सरकार को कार्यस्थल पे, चाहे वो नियोजित और नियोजित, मतलब चाहे वो अनियोजित तरीके से करे, चाहे गिग वर्कर्स हो, राजमिस्त्री हो, खेतों में काम करने वाली महिला हो, या फिर कहीं भी जहाँ स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई संगठन हो, वहाँ काम करते हो, तो उनके खिलाफ यौन हिंसा उत्पीड़न नहीं हो। तो उसके लिए 2013 में कानून लाया गया था, और इसको उसी को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पहल के लॉन्च किया था। बाल श्रम उन्मूलन पर छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से मोरक्को के मराकेश में। और यहाँ पे मराकेश घोषणा पत्र भी अपनाया गया कि बाल श्रम का उन्मूलन कैसे किया जाए, तो इसको याद रखिएगा। भारत सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो भारत के मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी थी, जिसको MNS कहा जाता था, उनको पहले एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता था। आप देखते होंगे कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक्स सर्विसमैन का एक फॉर्म का पोर्टल रहता है, तो उसमें जो भी रिटायर्ड सैनिक है उनको और उनके बाल बच्चों को किसी विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। अब जो है फिर से वो जो है वायुसेना, नौसेना, नेवी सब में
उसको बराबर का समकक्ष का दर्जा मिलेगा, जिससे वो किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। सभी बीपीएससी सिविल सर्विस किसी भी एग्जाम में देखते होंगे एक्स सर्विसमैन का अलग से कोटा होता है, तो वो इसी टाइप का होता है। तब एम नर्सिंग सर्विस में भी कोई भी है तो उसको थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बराबर उसको माना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया एआई समिट में क्या लॉन्च किया, तो शाही पहल, SAHI शाही पहल और BODH बोध नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की। अब शाही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। शाही स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, शाही यह एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन रूपरेखा, इसे भारत के स्वास्थ्य प्रणाली AI का उपयोग कैसे किया जाए, सुरक्षित, नैतिक और साक्ष्य आधारित किया जाए उसके लिए। और बोध क्या है, तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, मतलब इसे IIT कानपुर से उसे बनाया गया कि और NHA के द्वारा यह स्वास्थ्य संबंधित डेटा की गोपनीयता, मतलब किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य रिलेटेड जो डेटा है, उसको क्या बीमारी है, उसको कौन सा ब्लड टेस्ट है, क्या ब्लड ग्रुप है, उसकी जीन संरचना क्या है, इसको जो है क्या करे, गोपनीय रखा जाए, इसके लिए बोध पहल लाया गया। विमेन अगला है प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक में विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2026 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया कि 190 में से दुनिया में किसी भी अर्थव्यवस्था को पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं है महिलाओं को, ऐसा विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें कहा गया है। PM राहत योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है कि PM राहत योजना किस मंत्रालय का तहत है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी NHA के द्वारा लाया गया। राहत का फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट, मतलब यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाइए, उसको 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्रत्येक हॉस्पिटल में किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति एडमिट रहेगा, और उसका ये योजना का हम लाभ मिलेगा PM राहत योजना के तहत। अगला है, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जब इसका 1 लॉन्च हुआ था तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ठीक उसी तरीक़ा से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर जो भी गांव सुदूर, जैसे भारत का बॉर्डर जो एरिया है, तो भारत का जो बॉर्डर एरिया का भाग है, उस बॉर्डर एरिया के भाग में जो सीमावर्ती गांव है उस पर अवसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए, ताकि आदमी वहां बसे, वहां से लोगों का पलायन नहीं हो, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया 2024 से 2028-29 तक, तो पूछा जा सकता है। यह गृह मंत्रालय का योजना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत वाइब्रेंट विलेज 1 प्रोग्राम की शुरुआत 2023 में हुई थी। चलिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, एक और लिपि की चर्चा भी हम सबसे पहले हमने ब्राह्मी लिपि की चर्चा की थी, उसी में एक लिपि है ओल चिक्की लिपि। तो ये जो ओल चिक्की लिपि है, जो संथाल जनजाति है उसकी एक भाषा संथाली भाषा है, जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो जो 22 भाषा है उसमें से इसको शामिल किया गया है। तो ओल चिक्की लिपि का खोज जो है ना, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। तो उसके अब 100 वर्ष पूरे जब 2025 में हो गए, तो उसका एक समारोह आयोजन किया गया था संस्कृति मंत्रालय के तहत। और संथाली जो ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार समूह, जैसे भाषा जब पढ़िएगा तो भाषा में भारोपीय भाषा परिवार, ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार होता है, तो उसी में संथाली जो है ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार का एक सदस्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो थाई पुसम त्यौहार याद रखिएगा तमिलनाडु में पाया गया। ये हम लोग देख चुके हैं कि 30 अभिलेख मिला है तमिल, ब्राह्मी और प्राकृत और संस्कृत भाषा के, कहाँ मिले हैं, वैली ऑफ द किंग्स में कहाँ मिले हैं, जो कहा जाता है यनन नेक्रोपोलिस के अंतर्गत मिस्र में मिला है, नील नदी की घाटी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने आधार वर्ष 2024 के साथ नया आधार वर्ष क्या हो गया है, CPI का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। तो आपसे पूछा सकता है कि CPI का आधार वर्ष क्या हो गया है, तो 2024 हो गया है। जैसे भारत सरकार ने GDP का आधार वर्ष 2022-23 कर दिया है, चेंज कर दिया है, उसी तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष जहाँ जहाँ चेंज हुआ है उसको आप लोग याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी से लेके
जब तक आगे आधार बढ़, जैसे ये एक बार 2016 में चेंज हुआ था, तो ये करीब करीब 10 वर्ष करेंट अफेयर्स के रूप में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो ये एक आप स्टेटिकल पार्ट आपसे बन जाएगा। तो इस जो अभी हम डेटा आपको बता रहे हैं, इस सारे डेटा को आप लोग याद रखिए। ये डेटा आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे 10 साल तक ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए काम देगा। तो पहला है कि मॉस्पी ने आधार वर्ष सीपीआई के लिए चेंज करके क्या कर दिया है, 2024 कर दिया है। उसके आधार पे हर साल भारत सरकार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण SCEC रिपोर्ट जारी करती है, जो कि इस बार 2023-24 जारी किया गया। इसके अनुसार पहले जो है 2012 का जो आधार वर्ष था, उसमें 299 वस्तु लिया जाता था। इससे महंगाई मापने में बेसिकली मेनली इसमें होता क्या है कि भारत में महंगाई कितना है उसका जांच किया जाता है। तो पहले था कि इसमें 299 वस्तु था, अब कहा गया कि नहीं, अब 358 वस्तु, क्योंकि पिछले 10-12 साल में भारत में विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं, खान पान में जुड़ी है, लोगों की आदतें और व्यवहार बदला है, तो उसको 299 से बढ़ा के 358 कर दिया गया है। जिसमें वस्तु था पहले 259, तो उसको 308 कर दिया गया, और सेवा 40 था तो 50 हो गया। सेवा मतलब जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटल, परिवहन, बैंकिंग, रेलवे, ये सब सेवा हुआ, तो उसको हम लोग 40 से बढ़ा के 50 कर दिया गया। और भारांश, खाद्य और पेय पदार्थ, मतलब लोग खाने पीने पर कितना पैसा खर्च करता था, उसका भारांश 45.86% था। हालांकि अभी भी ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको घटा के 36.75% कर दिया गया। इसका मतलब है कि पहले यदि लोग 100 रुपया कमाता था, तो हम मान लेते थे कि 45 रुपया वो खाने पीने में खर्च कर रहा है, उसको वेटेज मानते थे। अब मान रहे हैं कि 36 रुपया ये हुआ। अब फिर जो है आवास का भार 10.07 से बढ़ा के 17.67 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आवास जो है अब महंगे आने लगे हैं। घर में बहुत सारी सुविधाएं जोड़ने लगी है, जैसे अब इसमें जल, बिजली, गैस, अन्य ईंधन को भी शामिल किया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या किया गया है, जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा भी है, कि इससे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो महंगाई तय किया जाता था, तो माना जाता था कि ग्रामीण परिवेश में जो घर है उसको किराया नहीं लगता था। इसमें पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में मकान के किरायों के भी शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मकान किराया भी, ग्रामीण क्षेत्र के मकान किराया को भी इसमें शामिल किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ये मॉस्पी का है। जब भी इस टाइप के डेटा वाले प्रश्न आते हैं पूछा जाता है। अगला है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके मंत्री कौन हैं, तो मामा जी, मध्य प्रदेश वाले माँ इनके मंत्री हैं। और राजस्थान में एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत विस्तार क्या है, तो किसानों का डिजिटल साथी है। यह किसान केंद्रित AI संचार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI मतलब होता है डिजिटल पब्लिक वैसा अवसंरचना, वैसा जैसे रेल, सड़क, बिजली हुआ, उसी तरह से वैसा डिजिटल अवसंरचना जो सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसको DPI कहा जाता है। और एक विश्वसनीय सरकारी वैज्ञानिक स्रोत से जोड़कर किसान को जानकारी पहुंचाएगा। इसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। मतलब ये भारत सरकार का वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जो हर प्रकार की जानकारी AI के द्वारा किसानों को देगा, और ये आसानी से सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा RBI तथा गुजरात सरकार के सहयोग से PDS, जो 5 किलो अनाज उसना चावल आप लोग को मिलता है, तो उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जो भारत सरकार का जो ई-रूपी वाला फार्मूला है, उसी के आधार पे फूड करेंसी योजना प्रारंभ की है। कि मतलब जैसे आपके घर में मान लीजिए 5 व्यक्ति के नाम पे 5-5 केजी के अनाज का एक अनाज मिलता है, तो सरकार अब अनाज देने की बजाय आपको एक कूपन देगी कि आप 5 केजी, 5-10 या जो भी आप 5 व्यक्ति का है, तो सबको एक कूपन देगी या उसके बराबर का एक डिजिटल करेंसी वॉलेट देगी। और उसके आधार पे आप जो है, जो भी दुकान रहेगा PDS सिस्टम की भारत में कहीं भी, या जो भी है जहाँ, ये तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ है, लेकिन आगे यही रहेगा व्यवस्था कि आप उसको जाके उस दुकान में उस वॉलेट को भजा लीजिएगा। इसमें होता क्या था कि पहले के लोग खाने पीने, इसमें पैसा मिलता, मतलब इसमें आम अनाज मिलता था, गेहूं खाने पीने के लिए, लोग इसका मिसयूज करते थे, ऊपर से भ्रष्टाचार भी होता था। अब कूपन या वाउचर मिलेगा तो लोगों को
अपना एग्जैक्ट मात्रा में सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए पूछेगा कहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, तो गुजरात सरकार के सहयोग से किया गया है। लाभार्थी अपने निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा को उचित मूल्य की दुकान पर सीबीडीटी कूपन या वाउचर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद अगला है, जैसे आप लोग जो है ओला, उबर, रेपिडो ये सब बुक करते हैं, तो इसलिए भारत सरकार ने एक भारत टैक्सी लॉन्च किया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको भारत टैक्सी कहा गया है। इस पे जाकर आप ओला, ये अन्य जो ओला, उबर, रेपिडो है उसकी तुलना में ये सस्ता है। अगला है, चर्चा में रहे डेम्बे लोअर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो लोहित नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में 1700 मेगावाट 50 मेगावाट की परियोजना है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो एक भारत सरकार ने अंडर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग, मतलब समुद्र के जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी के नीचे एक ट्विन ट्यूब नामक जो है क्या गुजरेगा, सुरंग बनेगा, जिसमें एक में 4 लेन सड़क रहेगा और एक में रेलवे रहेगा। इसी को ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सड़क सुरक्षा परियोजना कहा जाता है। यह टोटल 33.7 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ नया तरीका से बनाया, जैसे किसी स्कूल को कई जगह नया तरीके से बनाया जाए उसको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। और ब्राउन फील्ड मतलब हुआ पहले से कोई स्कूल है, उसी जैसे कोई 6 से 8 का स्कूल है, उसी का अपग्रेड करके हम 10+2 स्कूल कर दिए, तो हुआ ब्राउन फील्ड परियोजना। मतलब पहले से उपस्थित परियोजना को हम लोग रंग पेंट पुताई करके चौड़ीकरण करके उसको बना, उसको ब्राउन फील्ड कहा जाता है। या ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे, ब्राउन फील्ड रोड, ब्राउन फील्ड अस्पताल। और ग्रीन फील्ड मतलब हुआ कि कोई भी परियोजना जब नए तरीके से बनता है तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड कहते हैं। तो ये नए तरीका से बनेगा। इसमें ट्विन ट्यूब की लंबाई कितना होगा, 15.79 किलोमीटर। तो आप लोग याद रखिएगा, जब बीपीएससी अटल टनल सुरंग की लंबाई पूछ सकती है तो आपसे इससे भी इसका प्रश्न पूछा सकता है। भारत और यूके ने यूके विजन 2035 तथा चौथे ऊर्जा संवाद के अंतर्गत भारत यूके अपतटीय पवन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। इसके तहत अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास गुजरात तथा तमिलनाडु में किया जाएगा। तो भारत और यूके के बीच एआई साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है माइटी ने जो है एक मोबाइल एआई जागरूकता पहल शुरू किया, जिसका नाम है कौशल रथ। याद रखिएगा, कौशल रथ किसने लॉन्च किया है, तो आपसे पूछा सकता है। कौशल विकास मंत्रालय ने, लेकिन कौन लॉन्च किया है, माइटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। यह क्या है, मोबाइल आधारित जागरूकता पहल है। यह एक मोबाइल कंप्यूटर प्रयोगशाला, इसमें इंटरनेट सक्षम प्रणालियाँ, ऑडियो विजुअल उपलब्ध, सुरक्षित प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध है। तो इसको याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में देख के पूछा जा सकता है। अगला एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना शुरू किया है। तो आपसे पूछेगा सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। अगला है रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामरिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी है, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया जाता है। तो इसके बाद फिर मिनी रत्न श्रेणी 1, 3, 2, उसके बाद फिर जाके इनको जो है नवरत्न, फिर महारत्न का दर्जा हासिल हो। जैसे भारत में भी महारत्न कंपनी की संख्या 14 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने 2020 में लॉकडाउन के समय में एक योजना शुरू किया था, कृषक अवसंरचना कोष, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि के लिए जो है गोदाम बनाना, रोड बनाना, सड़क, बिजली बनाना, ताकि उत्पादन जो है हो तो उसको बाजार तक बहुतर पहुँच हो। तो उसके लिए जो फंड था वो 1 लाख करोड़ था, दिया गया था 2020 में, उसको बढ़ा के अब 2 लाख करोड़ कर दिया है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है। और इसका उद्देश्य कृषि उद्यमों, एफपीओ, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कृषक उत्पादन संघ इसको कहा जाता है, और अन्य किसान उत्पादक संघ और अन्य सामग्री वित्तीय सहायता ये सब दी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, कृषि अवसंरचना कोष को 2 लाख कर दिया गया है। इंडिया एआई समिट जो हुआ था नई दिल्ली में, उसी में अमेरिका ने पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया है भारत। तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ है, तो यह अमेरिका के नेतृत्व वाला 2025 में शुरू किया गया सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर दुर्लभ भूतत्व खनिज, जो 17 दुर्लभ भूतत्व खनिज हैं उसको
और जो सेमीकंडक्टर चिप है तो उसके सब निर्माण के लिए सब देश आपस में सहयोग करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ तत्व, वही बात इंपॉर्टेंस क्रिटिकल मिनरल सब के लिए राष्ट्रीय भंडार तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है। पूछेगा हाल फिलहाल में चर्चा में प्रोजेक्ट वॉल्ट किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। ऑप्शन में आपको चीन, भारत, अमेरिका, रूस दे सकता है, तो याद रखिएगा अमेरिका के लिए है। नेटो ना जानते हैं, नाटो जो है 32 देशों का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, सहयोग सैन्य संगठन है। अपने एक आर्कटिक सेंट्रिक नामक, जो अभी देखते हैं कुछ दिन पहले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, आर्कटिक ध्रुव पे हम लोग अपनाएंगे, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हर साल आर्कटिक सेंट्री अभ्यास करता है। तो एक समन्वित अभ्यास या प्रचलित तत्परता, सतर्कता, प्रतिरोध क्षमता, इन सब के लिए नाटो ने। पूछेगा आर्कटिक सेंट्री क्या है, तो ऑप्शन में आपसे 4 ऑप्शन दे के पूछेगा तो क्या है। अगला है गूगल ने यूएस इंडिया कनेक्ट पहल। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोग का इंटरनेट चलता है वो समुद्री केबल के जरिए एक दूसरे से दुनिया से जुड़ा रहता है, तो उसके लिए अब जो है दुनिया के 5 जो क्षेत्र है यूएसए, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को आपस में भारत से जोड़ने के लिए गूगल ने यूएसए इंडिया पहल की शुरुआत की है कि समुद्री केबल के जरिए जो है इसको भारत को जोड़ा जाएगा। एक फाइबर ऑप्टिकल परियोजना है, ठीक ना। तो फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पे काम करता है? विज्ञान में आपसे पूछा जाता है कि साइंस में, तो पूर्णांतिक परावर्तन पे काम करता है ये। तो ये चीज़ हुआ कि यूएस इंडिया कनेक्ट पहल की शुरुआत किसने किया है? तो गूगल ने किया है। अब आपसे ऑप्शन पूछा सकता है कि किस लिए पहल है, किस लिए पहल है? ये कि डिजिटल नेटवर्क बनाएगा ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग करके, जिससे आपस को देशों में इंटरनेट को तीव्र गति वाले इंटरनेट से जोड़ा जाए। मोदी जी को इजराइल ने अपना सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है, और इनके दौरे के 2 दिन बाद ही जो है अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था। अगला है भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगठन जो है उसके 9वें कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में आईएनएस की अध्यक्षता संभाली। इसमें 33 देश शामिल हुए, और भारतीय नौसेना ने 16 वर्षों के बाद 2008-10 से पहले रॉयल थाई नेवी की अध्यक्षता ग्रहण की। तो किससे मिला था इसको? रॉयल थाई नेवी से इसकी अध्यक्षता ली, किसकी? IONS के 9वें कॉन्क्लेव का, याद रखिएगा। भारत और नेपाल ने वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता आदि के लिए आपस में समझौता किया है। ऑपरेशन गजब लिल हक, देख लीजिए पाकिस्तान का ऑपरेशन है, कितना महंगा है, मस्त महत्वपूर्ण नाम है, गजब लिल हक, पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासित अफगानिस्तान के विरुद्ध। अगला है ब्रिक्स सेंटर फॉर ई डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटेंसी में भारत शामिल हो गया है। यह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के सहयोग से स्थापित यह केंद्र ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक समन्वय और MSME को एकीकृत तकनीक सहायता प्रदान करता है। मतलब MSME और उद्योग कैसे बेहतर नवाचार करें, इनोवेशन करें, उत्पादन क्षमता बढ़ावे, सभी के लिए काम करे, उसके लिए जो है ये बनाया गया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज से पटना पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ये पटना बिहार पटना नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है छाड़ी डांड या छाड़ी टाढ़ कच्छ जो है कहाँ पे? गुजरात में। तो ये दोनों 57वां और 58वां 98 नंबर का रामसर स्थल कहाँ का है? भारत का है। ये दोनों याद रखिएगा, 97 और 98 नंबर। अगला है छत्तीसगढ़ वन विभाग ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, पूछेगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाया है कि वहाँ पे खाना उना रहेगा हॉर्नबिल के लिए, ताकि दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के अस्थायी आवास उपलब्ध किया जाए और वहाँ आके प्रजनन करे, उसकी संख्या बढ़े, वहाँ आके रहे। अगला है हम लोग का ZSI ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के दीघा और बांकीपुर के प्रदूषित तटीय क्षेत्र में 2 नई कृमि बायो मतलब ऐसा चीज, ऐसा कीड़ा, ऐसा कृमि जो प्रदूषित से खराब क्षेत्रों में भी रह सकता है, उसको कृमि बायोवायर कहा जाता है। जो विषैले, कम ऑक्सीजन, अधिक लवणता, प्रदूषित आवास, इन सब में भी रहा था, उसको बायोवायर कहा जाता है। उसका नाम है नामाली कोस्टिस सोलोनोटोग्नाथा और नेरिस धृति हाई। यही धृति थाई जो है वही ZSI को जो अध्यक्ष हैं धृति बनर्जी जी, उनके नाम पे ये नाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों आपसे पूछा था कि कृमि वायर खोज कहाँ हुआ या कृमि वायर क्या है, नाम आपसे नहीं पूछा सकता है। सुबाब नदी कहाँ है? देखिए हुआ क्या था कि सुबाब नदी को उत्तर प्रदेश सरकार ने नाला घोषित कर दिया था,
तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फिर से इसको तुम नदी घोषित करो। यह एक राप्ती की सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा सुबाब नदी यही है। न्यूरेनबर्ग जर्मनी में भी भारत विश्व का बायोफेच 2026 आयोजन किया गया था। बायोफेच जैविक उत्पाद तथा कृषि क्षेत्र का विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी व्यापार मेला है बायोफेच। यह भारत जो है, इसमें मेघालय ने भारत की तरफ से भाग लिया था और पहली बार भारत को लेकर यह जो बताता है कि मेघालय भी सिक्किम के बाद जैविक उत्पाद के रूप में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित, जैसे हम लोग भी भारत में भी कोई मेला आयोजित करते हैं, पुस्तक मेला, तो उस सब में, या किसी भी खाद्य मेला, तो उस सब में किसी भी देश को फोकस कंट्री और कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। उसी तरह से ये जो बायोफेच 2026 हुआ, कहाँ हुआ, तो जर्मनी के न्यूरेनबर्ग में। किस राज्य ने भागीदारी किया, मेघालय ने। भारत को क्या घोषित किया गया था, तो कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 16वां वित्त आयोग कहा है कि जो बार बार हीट वेव बढ़ रहा और आकाशीय बिजली बढ़ रही है, तो राज्यों को सलाह दिया है कि इसको जो है राज्य प्राकृतिक आपदा में शामिल करे। इससे क्या होगा, तो सरकार मदद पहुंचाने लगेगी। जो भी जैसे प्राकृतिक आपदा में जो लोग मरते हैं तो उसको वित्तीय सहायता मिलती है, तो उसमें भी मिलेगा। तो भारत सरकार ने भारत में बिहार एक ऐसा राज्य ने आकाशीय बिजली को आपदा घोषित कर दिया है और आकाशीय बिजली से मरने वाले लोगों को सहायता मिलती है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हीट वेव और लू को पिछले साल तमिलनाडु और तेलंगाना ने घोषित किया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, SQACTK। इसके वैज्ञानिक ने धान, और जैसे वहाँ क्या होता है कि धान अभी चल ही रहा है कि गेहूं का सीज़न आ गया, तो गेहूं का लेट बुआई होता है, और फिर गेहूं का लेट बुआई हुआ तो गेहूं बढ़िया से पक नहीं पाता है और गेहूं जो है कम उत्पादन देता है। तो वहाँ पे शालीमार गेहूं SW4 और शालीमार गेहूं SW3 की नई किस्म को खोजा है या बनाया है, जो कि कवक रोधी भी है, यानी कवक जनित रतुआ रोग से सुरक्षित भी है और जल्दी पकने वाला है। तो आपसे पूछेगा शालीमार गेहूं और शालीमार गेहूं SW43 का खोज कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर विश्वविद्यालय में। चंद्रयान 4 के लिए बताए दिए माउंट माउंसेन क्षेत्र 4 को संभावित लैंडिंग स्थल घोषित किया गया। PM श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ग्रेटर नोएडा में जो है HCL कंपनी और जो फॉक्सकॉन है ताइवान की, दोनों मिल के जो है एक इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगी, जो कि वहाँ पे चिप बनाने का काम करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट है कि नहीं है, तो उसमें एक है नोएडा में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गूगल क्लाउड ने, ये भारत सरकार का मंत्रालय है गूगल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और गूगल क्लाउड कंपनी के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में देश का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किया कि यह पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा जो पूरा तरीका से AI पर काम करेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन पर, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे आप लोग 1D वो नाम सुने होंगे, तो इसी तरह से सार्वजनिक स्थानीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और पैकेजिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन परियोजना की शुरुआत किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने, आप लोग याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना किसकी है, उत्तर प्रदेश की युवाओं को कौशल विकास के लिए। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम फरीदाबाद यूपी में बन रहा है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद को भारत का कांच का शहर कहा जाता है, इसके लिए याद रखिएगा। याद रखिएगा फरवरी 2026 में मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ बिहार को आधारिक तौर पर नक्सली मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। कौन राज्य नक्सल मुक्त हो गया, तो भारत। ऐसे भी भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, और भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है। पढ़ाई विथ AI पहल का शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। 29वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प कला मेला कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। शुभारंभ किसने किए, तो CP राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं वो। इनका थीम राज्य था उत्तर प्रदेश और मेघालय, और साझेदार यानी पार्टनर कंट्री कौन था, मिस्र था, इसको याद रखिएगा। CM कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार की है। अगला है अलवर राजस्थान जिला सरकार
एवं IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके पहल से 2047 तक सभी के लिए बीमा, भारत सरकार का एक पहल था, केंद्र सरकार और IRDA ने किया था कि भारत सरकार का जो नागरिक है 2047 तक सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का जीवन बीमा ले ले। तो उसके तहत 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला अलवर राजस्थान निकल गया है और वहाँ के सभी व्यक्ति कोई ना बीमा करा के रखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य याद रखिएगा। केरल के बाद गोवा राज्य स्तर पर समग्र बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसको भी याद रखिएगा। बर्ड एटलस मतलब होता है पक्षी जो है उस राज्य में कितना किस प्रकार का पक्षी आवास क्या है, उसका एटलस जारी किया जाता है। CM ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार द्वारा लाया गया, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। कर्नाटक विधानसभा ने कहा है कि अब हम EVM की जगह क्या प्रयोग करेंगे, पुनः बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे, याद रखिए कर्नाटक विधानसभा ने। केरल ने अपनी तटरेखा के साथ लगने होने वाली ज्वारीय बाढ़, जैसे जो केरल में तटीय बाढ़ आते हैं उसको जो है राज्य आपदा घोषित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए। जैसे पिछला बार किस राज्य सरकार ने लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था तो BPSC ने पूछ लिया था, इस बार किस राज्य सरकार ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य आपदा घोषित किया है, तो केरल ने घोषित किया है। क्या पता BPSC पूछ ले तो याद रखिएगा। भारत में यह पहली बार जब किसी राज्य द्वारा ज्वारीय बाढ़ को अधिक तौर पर यह आपदा श्रेणी में मान्यता दिया गया है। डिप्लोजेटिस पेपिलियसम क्या है, केरल में खोजी गई ऑर्किड की एक नई प्रजाति है। CM एती कोली दूधपात योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आपसे टेस्ट सीरीज एग्जाम में पूछा सकता है। असम सरकार द्वारा जो चाय बागान है डुडुमा में उस सबके कल्याण करने के लिए लाया गया CM एती कोली दूधपात योजना। सौंदला गांव कहाँ का है, अहिल्यानगर महाराष्ट्र का है। इसने कहा है इस गांव के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग जाति मुक्त गांव और हम लोग मानव हैं, हम लोग का कोई गांव नहीं है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम लोग कास्ट फ्री विलेज हैं, यहाँ सब लोग ह्यूमन हैं, कोई यहाँ जाति नहीं है। भारत ने मेघालय के प्रसिद्ध जीवित जड़ पुलों, जो वहाँ जाइएगा मेघालय घूमने के लिए देखते होंगे तो वहाँ एक पेड़ दूसरे पेड़ से जोड़ के एक लिविंग रूट बना लेते हैं, वो बढ़ते रहते हैं और वो पुल के रूप में कार्य करते हैं और वो मजबूत होते हैं। तो उसको जो है यूनेस्को के द्वारा 26-27 के विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र के लिए नामांकित किया गया है मेघालय के लिविंग रूट भी। वन्य जीवी दीदी पहल किसका पहल है, तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। इसको जो है झारखंड सरकार ने जो शिक्षित ग्रामीण महिलाएं हैं उसको वन संरक्षण के दूत में रूप में कार्य किया जाएगा कि वो वनों का संरक्षण करें। तो इसके लिए वन्य जीवी दीदी पहल झारखंड सरकार द्वारा। अगला है 8 वर्षीय कोडर रणवीर सचदेवा भारत मंडप में आयोजित इंडिया ए समिट में संबोधित करने वाले सबसे कम उम्र के वक्ता बन गए हैं। तो कोडर रणवीर याद रखिएगा, कोडर मतलब जो कोडिंग करता है तो उससे अपना कोडर रणवीर। आदित्य पांड्या 17 वर्ष के हैं, गुजरात के धौलावीरा में आयोजित 8 दिवसीय लूनर सिमुलेशन मिशन, जैसे कहीं पर चंद्रमा जैसी परिस्थिति हो तो वहाँ उसको सिमुलेट करके वैसा कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग उसको लूनर सिमुलेशन मिशन कहा जाता है। तो 17 वर्षीय आदित्य पांड्या ने इसको पूरा किया है और भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। मतलब जो चंद्रमा ऐसा माहौल बना दिया गया वहाँ, और वो 8 दिवसीय प्रशिक्षण था, वहाँ पे कैसे रहा जाए क्या किया जाए उसको उन्होंने पूरा कर लिया। युमनाम खेमचंद सिंह बता ही दिया, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। उदय कोटक बने हैं गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। रूबल नागी जी ग्लोबल टीचर अवार्ड बता ही दिए हैं। ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से मशहूर इंटरनेट के अग्रदूत डेविड जे फार्बर की ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट थे, कौन थे, डेविड जे फार्बर को 91 वर्ष की आयु में टोक्यो में निधन हो गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। बाफ्टा फिल्म अवार्ड किसको मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। अभिनेता रॉबर्ट अरामाइको को मिला है सर्वश्रेष्ठ रॉबर्ट अनीफ हीरो का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेसी बकेले को। इसी में भारत की जो राष्ट्रीय बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में भारत की मणिपुरी फिल्म बूम को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में। इसके राइटर और डायरेक्टर कौन है, लक्ष्मी प्रिया देवी है, और यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म बन गई है, याद रखिएगा। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में तो उसको इस बार कौन इस फिल्म को जीता है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर
हीरो रॉबर्ट अरमैको और जेसी बकेले हीरोइन रही है हेमनेट के लिए। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे इसके कौन डायरेक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर राइटर कौन है, लक्ष्मी प्रिया देवी। तो बूम को आप लोग याद रखिएगा कि भारत की पहली फिल्म बनी है जो कि बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो भारत का एक रेलवे जोन है उसके 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन दिया है। तो 5 स्टेशन का नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि किसको मिला है। ये भी हम देख चुके थे। क्राफेड पुरस्कार जिसको भी विज्ञान का नोबेल कहा जाता है, वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है समीर कनोडिया को, जो ल्यूमिना डेटामिक्स है, जो डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा क्षेत्र में काम करता है, ल्यूमिना डेटामेटिक्स, उसके CEO हैं समीर कनोडिया, उनको CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग का है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं एक्सपो दुबई वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया गया, ये 3rd आयुष सम्मेलन। अगला है ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ग्लोबल साइबर पीस। अगला सशक्त भारत के लिए कर्मयोगी अभियान, ये नई दिल्ली में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन है। टीचर ऐप 2.0 एयरटेल तथा भारतीय एयरटेल तथा CK12 फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया। ये काम क्या है? स्कूली शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए टीचर ऐप 2.0। ये ऐप में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको लग रहा होगा कि ये सरकारी ऐप है, तो आपसे हो सकता है किसी हिमाचल प्रदेश या कोई सरकार का नाम दे दे, तो ये क्या है? भारतीय एयरटेल तथा CK12 फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। स्कूल के जो शिक्षक है उसको AI के अनुसार तकनीकी संचालित किया जाए। 13वां मिलन अभ्यास द्विवार्षिक है जो कि भारत में आयोजित किया गया। इस बार मिलन 4 देशों, जो क्वाड के जो 4 देश हैं, पहले ये भारत इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। विशाखापत्तनम में आयोजित शुरू हुआ। नहीं, ये मिलान जो है द्विवार्षिक बहुदेशीय अभ्यास है और यह मालाबार क्वाड का अभ्यास है, सॉरी। तो ये 13वां मिलन अभ्यास जो है द्विवार्षिक का आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में। 74 देशों ने भाग लिया। यह 1995 में शुरू हुआ था। अगला है 16वां वज्र प्रहार अभ्यास भारत और USA के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कहाँ हुआ? तो मिलन अभ्यास कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। 16वां धर्म गार्जियन कहाँ हुआ? तो भारत USA के बीच हुआ। अतिथि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच चौबटिया उत्तराखंड में। 16वां वज्र प्रहार कहाँ हुआ? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में भारत USA के बीच। अगला है 13वां खंजर अभ्यास कहाँ हुआ? तो इसको हम लोग देख चुके थे, असम के सोनितपुर में भारत किर्गिस्तान के बीच। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स की संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और उसके बीच एक अंतर संचालित युद्धाभ्यास है। अगला है पुस्तक और उसके लेखक। आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा सकता है कि कौन पुस्तक कहाँ का है? तो द सेज हु रिमाइज्ड हिंदुइज्म शशि थरूर का लेखक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बहुत ही चर्चित और विवादित पुस्तक है, अभी तक ये छपा नहीं है। मनोज मुकुंद नरवाने, यही जो गलवान हिंसा हुआ था 2020 में जम्मू लद्दाख वाले क्षेत्र में, उसकी इसमें चर्चा की गई है, तो इसलिए बहुत मुख्य चर्चा में है। डिपार्चर S जो है जूलियन वार्न्स की पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को रामसर में आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए लाया जाता है, तो इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड्स, इसको लीवर कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है पृथ्वी का। इस बार का थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। और भारत में कुल 100 रामसर स्थल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, थीम था वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हरमनप्रीत कौर, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी। क्रिकेट में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व के स्तर की बात हम कर रहे हैं, हरमनप्रीत कौर बन गई है। और भारत के तरफ से हॉकी में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर मनजीत सिंह बने हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हॉकी के प्लेयर हैं मनजीत सिंह, ये भारत के तरफ से हॉकी में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को मिला है, ये आगे हम बताएंगे। और
डिटेल्स में। जोहान्स होसफ्लॉट क्लेवो नॉर्वे में शीतकालीन ओलंपिक में एक संस्करण में 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले पहला खिलाड़ी बने हैं। तभी शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था इटली में, वहीं पे जोहान्स होसफ्लॉट क्लेवो जो है नॉर्वे के थे, उसने 6 स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, इस शीतकालीन ओलंपिक जिसको विंटर ओलंपिक का, जिसमें भारत ने कोई पदक नहीं जीता, इसको याद रखिएगा। छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, जिसको शीतकालीन खेल कहा जाता है। बताए थे कि जो इंडिया जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार का खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया युवा गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये सब का आयोजन किया जाता है। जैसे खेलो इंडिया बीच गेम दीव में आयोजित किया गया, कर्नाटक टॉप पे रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख में हुआ, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में इसका फेज 2 हुआ। सिन ई शान इसके, जिसको स्नो लेपर्ड कहता है, बर्फीला तेंदुआ, ये इसका मस्कट था। और शीर्ष स्थान भारतीय सेना ने लिया और दूसरा स्थान हरियाणा लिया 4-7 पदक के साथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2026 स्थान तिनजियान चीन में हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, चर्चा में भी उस समय बने थे, तेजस्वी शंकर ने पुरुष हेप्टाथॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। और भारत ने 1 स्वर्ण जो यही तेजस्वी शंकर जी ने जीते, 5 पदक जीतकर 6ठा स्थान हासिल किया। और चीन 34 पदक के साथ इस पर शीर्ष पर रहा, इसको आप लोग याद किए। अगला है पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप का आयोजन हुआ था, झुंझुनू राजस्थान में है। झारखंड की महिला टीम ने राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी अंडर पुरुष वर्ल्ड कप हम लोग देख चुके हैं कि जिम्बाब्वे में और नामीबिया में आयोजित हुआ, फाइनल हरारे में हुआ। इंग्लैंड को 100 रन से हराकर भारत ने 6ठी बार जीता। भारत सबसे सफल टीम है। चौथा महिला प्रीमियर लीग 2026, लगातार 4 बार दिल्ली कैपिटल्स फाइनल हारी और आरसीबी दूसरा बार विनर बनी है। अभी तक 2 बार मुंबई और 2 बार आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता और चारों बार फाइनल में दिल्ली को हार मिली है। पर्पल कैप सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स की थी, 17 विकेट ली। और ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना आरसीबी को मिला है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन स्थल पोखरा नेपाल था। विजेता भारत बना और जर्मनी में आयोजित प्रथम, इसको भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर। मैग्नस कार्लसन चेस के खिलाड़ी है। जर्मनी में जो भी आयोजित हुआ है प्रथम आधिकारिक फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप में फेबियानो करुआना यूएसओ को फाइनल में पराजित किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन हम लोग देख ही चुके हैं, कार्लोस अल्काराज स्पेन के और नोवाक जोकोविच सर्बिया के, हरा को जीता है कार्लोस अल्काराज ने। और एलेना रेबनिका ने आर्यन सबलेंका को हराकर जीता। थाईलैंड मास्टर देविका सिहागी भी देख चुके हैं। नवी मुंबई में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण अनुसंधान, मतलब वकीलों को यहाँ पे प्रशिक्षण अनुसंधान दिया जाएगा। भारत का पहला सेंटर है जो वकीलों को डेडिकेटेड किया गया है और ये है नवी मुंबई में। विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आयोजित क्या कहा गया था, विंग्स ये विंग्स इंडिया 2026 तो हैदराबाद में कार्यक्रम आयोजित हुआ था विंग्स इंडिया। इसमें नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। और इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को बेहतर राज्य का पुरस्कार मिला। अग्नि परीक्षा अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी भास्ट ने बनाया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, भारत की प्राइवेट अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है भास्ट जो है बनाया है। इसका नाम हेवन वन रखा है। साइंस टेक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, निजी कंपनी भास्ट ने हेवन वन नामक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना। भारत सरकार 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रख रही है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार ने ओडिशा, कर्नाटक, केरल में कछुआ ट्रेल्स बनाने की घोषणा की है। ये जो भारत का बजट पेश हुआ था उसमें घोषणा हुआ कि ओडिशा, कर्नाटक, केरल में कछुआ ट्रेल्स बनाया जाएगा। और सरकार ने बजट में घोषणा किया कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या बनाया जाएगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी खनिज गलियारा रेयर अर्थ मेटेरियल विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। गुजरात में खोजी गई भगवान बुद्ध के पवित्र देवनागरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए कहाँ पहुँचे, श्रीलंका पहुँचा है देवनी मोड़ी अवशेष, याद रखिएगा। तो पूछेगा कहाँ खोजा गया, तो गुजरात में। कहाँ पहुँचा, श्रीलंका, देवनी मोड़ी अवशेष। अनाहत सिंह भारत की स्क्वैश खिलाड़ी है, यूएसए में अपने करियर का पहला पीएसए ब्रांज यानी कांस्य पदक स्क्वैश ओपन का जीती है। तो ब्रांज कहाँ जीती है, यूएसए में आयोजित में अनाहत सिंह ने। चीन ने अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनने की घोषणा किया, मतलब अब जो है वो अपना डेटा कहाँ स्टोर रखेगा, चीन एआई का डेटा। जैसे आप लोग गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी को अपना फ़ोटो दे देते हैं कि फ़ोटो, इसको सुंदर फ़ोटो बना दो, इसको बढ़िया फ़ोटो बना दो या एडिट कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो ये सब फ़ोटो एक स्टोर में जाके सेव होता है और वो डेटा के फॉर्म में सेव होता है। तो वो डेटा कहाँ रखता है, इसको लेके अभी भी विवाद का कारण रहता है और इससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। तो चीन ने कहा कि हम अंतरिक्ष में इस डेटा को अपने यहाँ स्टोर करेंगे। 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार असम सरकार द्वारा भूटान की महारानी को मिला है, तो इसको याद रखिएगा। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार भूटान की महारानी को। ओडिशा भुवनेश्वर में भारत की पहली बार एआई फिनटेक तथा इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट का आयोजन किया गया। तो ब्लैक स्वान समिट का आयोजन कहाँ किया गया, ओडिशा के भुवनेश्वर में। देखिए ब्लैक स्वान कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है कि ब्लैक स्वान मतलब हुआ काला हंस। दुनिया में जनरली काला हंस होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऑस्ट्रेलिया में एक बार काला हंस देखा गया। तो दुनिया की वैसी घटनाएं जो अप्रत्याशित तौर पे कभी कभार हो सकती है और उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होगा या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको ब्लैक स्वान कहा जाता है। तो उसको याद रखिएगा, ये एक आर्थिक इकोनॉमिकल टर्म है और अब बहुत बार इसका प्रयोग होने लगा है। तो ब्लैक स्वान समिट उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है ऑपरेशन शस्त्र। दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों के शेयरिंग एवं ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कि हथियार लहरा रहा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, उसको रोकने के लिए लाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में पहली तरीका से डिजिटल एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत में आके निवेश करते हैं लेकिन वो कहीं भी पैसा निकाल के भाग जा सकते हैं, उसको एफपीआई कहा जाता है। एफडीआई वाले जो है भारत में अवसंरचना, बैंकिंग, निवेश, सुरक्षा, अवसर, रोड, सड़क, बिजली में अपना निवेश करते हैं, वो थोड़ा ठीक माना जाता है। एफपीआई जो है, जैसे शेयर बाजार में गिरना शुरू हुआ, एफपीआई वाले अपना पैसा निकाल के भाग जाते हैं। तो वो डिजिटल लाइसेंस जारी करने का काम कौन किए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। फ्यूगो ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है, आपसे एग्जाम में ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इधर लेटेस्ट में याद रखिए ग्वाटेमाला में है। संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रन दक्षिण कोरिया यूएसए द्वारा किया गया। जापान की पहला पीएम बनी है महिला सनाई तकाइची, 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली पहली प्रधानमंत्री। केरल जो है बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। किसके लिए, बुजुर्गों के लिए, कि बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पे इसमें जैसे चाइल्ड बजट होता है, ग्रीन बजट होता है, उसी तरह से ये बुजुर्गों के लिए बजट है कि इसमें जो है जो ये केरल, जब हम जानते हैं कि दक्षिण भारत की आबादी दिनों दिन बूढ़ी होती जा रही है, तो उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, उसके लिए स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। तो उसके लिए केरल ने अपना पहला बुजुर्ग बजट। संतोष ट्रॉफी 2026 को खिताब केरल को हराकर सर्विसेज ने जीता है। भारत के ब्रिक्स शेर्पा बनाए हैं सुधाकर दलेला, याद रखिएगा। भारत ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता कर रहा है और इसके अलग अलग बैठक अलग अलग जगह हो रही है। तो इसके शेर्पा बने हैं सुधाकर दलेला। जीडीपी तथा आई बता दिए कि जीडीपी का जो है और आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसका भी, और जीडीपी का भी आधार वर्ष चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। शारदा रिवर कॉरिडोर का संबंध उत्तराखंड से है, शारदा नदी का विकास के संबंधित। डसॉल्ट राफेल जेट्स, ये एक कंपनी है जो बनाती है डसॉल्ट राइफल्स, उसके लिए 114 विमान का खरीद का समझौता केंद्र सरकार ने किया है। पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उनका नया नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है, याद रखिएगा। जैसे बांग्लादेश के नए पीएम तारिकुर रहमान बने हैं। डिब्रूगढ़ असम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी मतलब होता है कि जैसे भारत में जो रेल एनएच है, नेशनल हाईवे है, सड़क है,
उसी पर आपात स्थिति में वायुसेना का विमान किसी युद्ध की स्थिति में, आपदा की स्थिति में, किसी प्रकार की राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यदि हवाई पट्टी नहीं बना हुआ है तो वो एयर सड़क पे ही उतर जाएगा, तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। और ये डिब्रूगढ़ असम में हुआ है, याद रखिएगा। गोवा में शुरू किया गया वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश है उपलब्धि। मतलब वाटर जेट जो है, वाटर जेट मतलब जो समुद्र के में जो यान चलता है, समुद्र में जो जहाज़ें चलती है, उसका प्रोडक्शन भी और टेस्टिंग फैसिलिटी भी भारत में उपलब्ध हो गया है। और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया, इसको याद रखिएगा। WHO ने NOPV नामक पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। ये एक पोलियो निपटान वैक्सीन है, NOPV। IIT बॉम्बे ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो आपसे पूछेगा WHO ने NOPV नामक ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किससे किया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। NPCI ने NPCI IPL मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो NPCI पेमेंट करती है, तो उसके लिए क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए मलेशिया पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है कि मलेशिया में रहने वाले लोग या भारत में रहने वाले मलेशिया के लोग एक दूसरे को अब QR कोड के जरिए भी पैसा भेज सकते हैं, तो इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कहते हैं। बोधन AI बता ही दिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से एडू AI स्टैक विकसित करने के लिए भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर निर्माण के लिए फ्रांस के प्रिसीजन मतलब तो पहले से इसको जिसको गाइडेड निर्देश दे दिया गया है, निर्देशित जो होता है निर्देशित गाइडेड वेपन हैमर निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। पूछेगा किससे सहयोग से बनेगा हैमर, तो फ्रांस के सहयोग से। 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी राशिद खान बने। राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ दुनिया के अलग अलग लीग जैसे भारत में IPL, उसके बाद अमेरिका इंग्लैंड में बिग बैश, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग, श्रीलंका में श्रीलंकन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रीमियर लीग, वेस्ट इंडीज़ में कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो दुनिया में अनेक देशों में अनेक प्रकार के अब लीग खेले जाते हैं। इन सब लीग मिलाकर 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान बने हैं। मथुरा यूपी में भारत का पहला काउ कल्चर, गाय की संस्कृति संबंधित चीज़ें वहाँ रहेगी, उसका म्यूजियम प्रारंभ होगा, काउ कल्चर। अगला है भिराना, कहाँ है? हड़प्पा स्थल है, गुजरात हरियाणा है, तो याद रखिएगा भिराना हरियाणा। 800 वर्ष पुराना हड़प्पा स्थल कहाँ है? हरियाणा में है। भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप, कैडेट मतलब जो भी है, जैसे सिलेक्शन लेने के बाद जो नेवी के जवान जाते हैं तो उसका जहाँ प्रशिक्षण होगा तो उसको कैडेट ट्रेनिंग शिप कहा जाता है। तो भारत का पहला कैडेट ट्रेनिंग शिप कौन है? कृष्णा कठपुतली, उसका नाम है कृष्णा। उसको कहाँ लॉन्च किया गया है? कठपुतली तमिलनाडु में, इसको आप लोग याद रखिएगा। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में किया गया। पिटोन डे ला फॉर्बे ज्वालामुखी का संबंध रियूनियन आइलैंड से है, याद रखिएगा। पिटोन डे ला फॉर्ने ज्वालामुखी रियूनियन आइलैंड। सरबम AI ने विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल लॉन्च किया है। पुराना करंट अफेयर्स लेकिन हाल फिलहाल में चर्चा में था। भारतीय कंपनी है सरबम AI कंपनी, जैसे गूगल है ना, तो इसे सरबम AI भारतीय कंपनी है। इसने विक्रम नामक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल लॉन्च किया है। EU ने और LLM का फुल फॉर्म जो है BPSC ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। यूरोपियन यूनियन ने पहली बार नई दिल्ली में यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का शुभारंभ किया है, ये भी पूछा सकता है। इराक में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का शहर चरैक्स एस्पिसिनो खोजा गया है। पूछेगा चरैक्स एस्पिसिनो क्या है? तो सिकंदर महान का इराक में रेत के नीचे दबा हुआ शहर है, इसका खोज भूगोलवेत्ताओं ने किया है। केन्या ने भारत के साथ डिजी लॉकर जो भारत का एक ऐप है जिसको डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसमें अभी वर्तमान में बहुत सारे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ये सब इसी पे लॉक होके आता है, तो उसको डिजी लॉकर कहा जाता है। और इससे आसानी से डॉक्यूमेंट उपलब्ध भी हो जाते हैं और भ्रष्टाचार भी कम होता है। और तो इसके लिए केन्या ने भारत के साथ समझौता किया है। PM सेतु परियोजना, ये PM सेतु आप लोग यदि प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स याद रखे होंगे तो PM सेतु परियोजना भारत सरकार ने जो भारत में बिहार में या भारत में जो ITI हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
उसको बेहतर बनाने के लिए पीएम सेतु परियोजना की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत जो है बिहार के दरभंगा आईटीआई से किया गया था। तो उसी के तहत जो है इंडिया फ्रांस ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कानपुर में होगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला है गैलेक्स एआई, कंपनी का नाम है गैलेक्स एआई। कंपनी ने मिशन दृष्टि के तहत एक एआई इनेबल्ड ऑप्टो एसएआर एसएआर मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। दृष्टि विश्व का पहला उपग्रह है जिसे एक ही स्थान की ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों प्रकार की छवियों को एक ही समय में कैप्चर करके डिजाइन किया गया। मतलब बेसिकली ये ऑप्टिकल रूप में भी और ऐसा रूप में भी एक ही साथ फोटो खींच सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में है? म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। आकाश पुस्तक के लेखक जी चंद्रमौली है और ये जी चंद्रमौली कौन है आप लोग को याद होगा। तो ये भारत के 15वें जनगणना आयुक्त थे, जो 2011 में जनगणना हुआ उसके आयुक्त थे जी चंद्रमौली, तो ही ये है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम वैली की नींव रखी है। तो भारत का पहला क्वांटम वैली कहाँ आयोजित किया जाएगा? केंद्रीय मंत्री अमरावती आंध्र प्रदेश में निर्मित किया जाएगा। क्वांटम इंडिया एम क्वांटम भारत मिशन की शुरुआत किया गया था कि 50 से 1000 बीट के बीच का क्यूबिट के बीच का चीज़ें बनाई जाएगी भारत में। इसके लिए अलग अलग जगह सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अगला है शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन स्थल बताए थे मिलान में तथा काटिना में इटली में हुआ। शुभंकर इसका टीना तथा मिलो नामक दो नेवला था। पहला स्थान नॉर्वे ने लिया, दूसरा अमेरिका ने और तीसरा इटली ने। और याद रखिएगा भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसमें आपसे पूछेगा कहाँ आयोजित हुआ और इसका शुभंकर क्या था, फर्स्ट स्थान किसने हासिल किया। यही 3 चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। और एक तो भी बताएं कि नॉर्वे के एक खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड तोड़ा। अगला है भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स उसका नाम क्या 154 की पहली बार कमान से, इसका मुख्यालय बहरीन में है। दुनिया के बहुत सारे देश आपस में मिलकर समुद्री सुरक्षा के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स बनाते हैं। उसका नाम 152 153 बेरा के आधार पे कि इस एरिया में है, तो ये 154वां बेरा है जो रहता है कहाँ, हेडक्वार्टर इसका बहरीन में। इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली है। रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, ये बात याद रखिएगा। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 का खिताब जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्मृति मंदाना क्रिकेट में, दिव्यांग खिलाड़ी यूपी की है प्रीति पाल जी एथलेटिक्स से उनको मिला है। इमर्जिंग खिलाड़ी दिव्या देशमुख को मिला है। शतरंज विश्व कप जीतने वाली महिला ये है दिव्या देशमुख जी, शतरंज की है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी की भारतीय कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया जी को मिला है। अगला है भारत और फ्रांस ने H125 क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम है। हेलीकॉप्टर फाइनेंस असेंबली लाइन का शुभारंभ बेमागल कर्नाटक में किया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है आईआईटी मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो आईआईटी मद्रास ने अपने अंदर एक सेंटर स्थापित कर रखा है, इसका नाम है ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। इसने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर खोला है। पंकज अडवाणी जो है ने बेंगलोर में आयोजित पहला लीवर विन चैंपियनशिप कप 2006, ये स्नूकर या बिलियर्ड्स जो खेल होता है उसके खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी जी। और इन्होंने बेंगलोर में जो पहला लीवर विन चैंपियनशिप 2026 हुआ उसका खिताब जीत लिया। HIV जो एड्स का कारण जो ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस जो इम्यूनो वायरस होता है उसके जो है बचाव के इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापिविर शुरू करने वाला जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश है। तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ्रीका महादेश जो है एड्स से प्रभावित देश है। तो एक दवा आई है लेनाकापाविर और इसको जिम्बाब्वे में ट्रायल के तौर पे शुरू किया गया है इसके बचाव के लिए, तो याद रखिएगा ये इंजेक्शन है। महाराष्ट्र के ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्च का नाम नहीं देखे तो आपसे पूछेगा ये किस राज्य में है, तो ये जो है कहाँ है आपको आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है। ये चर्च है महाराष्ट्र का आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ये चर्च है। नवी मुंबई महाराष्ट्र के बाद आरबीआई ने भुवनेश्वर उड़ीसा के खुर्दा वैली 2 में दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर। आरबीआई जो है अपना
एक डेटा जो आरबीआई हम लोग जितना सारा बैंक आरबीआई दे रहा था, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसका अपना डेटा सेंटर नवी मुंबई में है। अब इन्होंने दूसरा अपना डेटा सेंटर जो है भुवनेश्वर के खुर्दा वैली में, जाइएगा तो भुवनेश्वर में खुर्दा एक स्टेशन है रेलवे का, तो वहीं पे खुर्दा वैली है, घाटी है, वहाँ पे इसका स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में। अगला है नीदरलैंड के पीएम कौन बने हैं? रॉबर्ट जेटन बने हैं। ये पहले गे पीएम या एसेक्सुअल पीएम है। ऑपरेशन हिम राहत भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में 46 पर्यटकों को बचाने के लिए किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हिम राहत कहाँ चलाया गया? अब हम लोग अंतिम फेज में पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 3 के तहत केरल विधानसभा ने पहले पारित किया था और सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। आर्टिकल 3 के तहत केरल का नया नाम केरलम होगा। किसी भी राज्य का नाम, उसके सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। और किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 कहाँ हुआ? पुणे में। L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है जो हिंगोली महाराष्ट्र में लीगो इंडिया परियोजना पर काम करेगी। देखिए लीगो इंडिया परियोजना क्या है कि दुनिया में जो ब्लैक होल है उसके संबंधित जो उसका गुरुत्वाकर्षण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका यह अध्ययन करने के लिए लीगो इंडिया परियोजना लॉन्च किया गया और यह हिंगोली महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का चैंपियन पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। भारत सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है कि जो व्यक्ति प्रदूषण में कमी लाने संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे, कोई ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब में जिस श्रेणी में जो काम करेंगे, कचरा प्रबंधन, सब मिला के उन सबको हर श्रेणी में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और ये भारत सरकार ने शुरू किया है। अजमेर राजस्थान से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध श्री नरेंद्र मोदी जी ने गार्डासिल की HPV वैक्सीन अभियान सिंगल डोज वैक्सीन की शुरुआत की है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है जो बच्चों को प्रभावित करता है, महिलाओं को प्रभावित करता है। तो उसके खिलाफ जो है ये शुरुआत आज अलवर राजस्थान से किया गया है। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध ये वैक्सीन काम करती है। इसको बनाया कौन है? तो गार्डासिल ने बनाया। इस कंपनी का नाम आपको अलग अलग दे देगा, लेकिन याद रखिएगा ये गार्डासिल है, ठीक ना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा में भारत के पहले स्टेट इनोवेशन सेंटर सिम, यानी वहाँ स्टेट जो है अपना खुद के अंदर जो है इनोवेशन करने के लिए किया। तो भारत का पहला ये हो जाएगा। कहाँ? जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा में शुरू किया है। अगला है स्नो लेपर्ड बटालियन की घोषणा बनाने किसने की है? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया गया है, हिमालयी क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा के लिए। पेन्नार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है और इसके लिए 262वें अनुच्छेद में ट्रिब्यूनल गठन की बात हमारा संविधान करता है। जो कर्नाटक द्वारा पेन्नार नदी की सहायक मार्कंड नदी पर बांध बनने से है। तो आपसे पूछेगा पेन्नार नदी की सहायक नदी कौन है? मार्कंड नदी है, वहाँ बांध बनाया जा रहा है। तो ये हम लोग का फरवरी माह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जिसको हमने विभिन्न सोर्सों के आधार पर आपको चर्चा किया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि ये पूरा वीडियो आपको हर एग्ज़ाम के लिए काम देगा। आगे जो भी एग्ज़ाम है तो पूरा वीडियो को देखिए। हम आपको हमारे यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहां मिल जाएगा और आपको वहां से लेके इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो उसका नोट्स भी बना लीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को धार देते रहिए।